हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो आप हमारे साथ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये हमारा टॉपिक है ये है हमारा गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग, यानी हम लोग इसमें गाउस के नियम की सहायता से ही प्रूव करेंगे कि किसी गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बाह्य बिंदु पर कितनी होती है। तो गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये दो स्थितियां इसकी होती हैं। एक स्थिति होती है कि जब जो हमारा बिंदु है वो क्या हो, गोले के बाहर कहीं पर स्थित हो, और दूसरा जो है वो होता है कि अगर हम क्या करें, कोई बिंदु ले ले गोले के अंदर, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इन दोनों स्थितियों में हम लोग ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गोला खींच लेते हैं और उसकी त्रिज्या को मान लेते हैं जो है कैपिटल आर है। ये मान लीजिए क्या है, गोला है, इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं क्या है, कैपिटल आर। यानी कैपिटल आर त्रिज्या का हम क्या करते हैं, एक गोला खींच लेते हैं और इस गोले को हम मान लेते हैं कि ये एक समान रूप से प्लस आवेशित है, यानी धन आवेशित है। तो ये भी आप खींच लीजिए कि ये जो गोला है वो क्या है, मान लीजिए एक समान रूप से धन आवेशित है। हमें बताना क्या है, हमारा टॉपिक है कि जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, यानी पहले स्थिति है कि आप बताइए कि इस गोले से बाहर कोई एक बिंदु है, उस पर आपको बताना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मान लेते हैं इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, आप मान लीजिए यहाँ से इसका केंद्र, इसको मान लीजिए ओ, इस केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक कोई बिंदु मान लेते हैं P, और इस बिंदु P पर हमें बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। क्योंकि हमें यह बताना है गाउस के प्रमेय के अनुसार, तो इसमें हमें गाउस के नियम का भी पालन करना होगा। तो गाउस के नियम को पालन करने के लिए आपको क्या करना है, इस जो आपने बिंदु P लिया है और ये जो हमने एक कैपिटल स्मॉल आर त्रिज्या मानी है, इस स्मॉल आर त्रिज्या को लेकर हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्मॉल आर त्रिज्या को क्या मानेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या को लेकर के हम क्या करेंगे, इस गोले के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गाउसीय पृष्ठ, जो कि आपको डॉटेड लाइन से दिख रही है। ये डॉटेड लाइन क्या है, गाउसीय पृष्ठ, आपको ध्यान रखना है। और ये जो कैपिटल आर त्रिज्या है ये क्या है, एक गोला है, और ये क्या है, एक समान रूप से धन आवेशित है, और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है। हमें बताना है इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये बिंदु है कहाँ, तो ये बिंदु है इस केंद्र के बाहर। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चित्र जो है समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इस जो आपका ये धन आवेशित गोला है, तो इसके कारण इस बिंदु P पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य कर रही होगी, और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इसके केंद्र से ये जो आपका धन आवेशित है, तो इस धन आवेश से इस बिंदु P के चारों तरफ जो है वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है। तो वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका बिंदु हमने P माना है, इस बिंदु P के चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक अल्प पृष्ठ जिसको हम कहते हैं ds, एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ds। इसका मान बहुत ज्यादा छोटा है। अभी हम क्या करेंगे, इस ds का मान पूरे पृष्ठ के लिए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहां से हमें पूरे पृष्ठ का मान मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अल्प पृष्ठ के से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें लिखनी है पहले मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, ताकि अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आपको आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज लिखनी थी उसको हमने लिख दिया है, उसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष की सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। यानी हमने कैपिटल आर त्रिज्या लिया, इस पर क्या किया, एक प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश जो है एक समान रूप से फैला हुआ है। चित्र के अनुसार हम क्या करते हैं, ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या को लेकर के एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यानी इस केंद्र ओ को केंद्र मान लेते हैं और इससे स्मॉल आर त्रिज्या लेते हैं और एक क्या करते हैं, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तथा बिंदु P पर क्या करते हैं, एक अल्पांश क्षेत्र ds लेते हैं। ये जो हमने बिंदु P माना इस पर क्या करते हैं, एक अल्पांश क्षेत्र लेते हैं जिसको हम ds के नाम से जानते हैं। इसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी वेक्टर E की दिशा की ओर होती है, तथा ये जो आपका ds है, अगर इसका आप सदिश क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी क्या है, इसी तरफ है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है, इसी तरफ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है, यानी जो कैपिटल ई होता है वो क्या होता है, हमेशा प्लस आवेश से बाहर की तरफ होता है, तो प्लस आवेश भी उसी तरफ है, और आपका जो वैद्युत क्षेत्र का सदिश क्षेत्रफल है, ये जो हमने ds लिया है, इसकी दिशा भी क्या है, उसी तरफ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग
इस ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो अगली लाइन से लिखेंगे ds क्षेत्रफल से या क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स का मान होगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ये होता है आपका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। तो यहां से आप देखिए तो थीटा का मान आपको मालूम होना चाहिए। तो चूंकि आपका जो ई है, यानी जो ई है उसकी दिशा और जो डी एस है, दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही तरफ है। दोनों की दिशाएं एक ही तरफ यानी एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इस स्थिति में जो थीटा का मान होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही दिशा में। तो दोनों एक ही दिशा में, इसका मतलब इनके ये दोनों एक दूसरे के समांतर और ये दूसरे एक दूसरे के समांतर अगर दोनों, तो उस स्थिति में थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहां से जब आप मान रखेंगे तो हो जाएगा थीटा इज फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे आप cos 0 का मान रख दीजिए, तो cos 0 इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंटू डी एस। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेते हैं गॉस के प्रमेय के अनुसार। हम लोग जानते हैं, हम लिखेंगे अगली लाइन से गॉस, या हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो आपका मान है ये क्या है, बहुत अल्प मान है, क्योंकि क्षेत्रफल हमने कैसा लिया है, छोटा सा लिया है। तो अगर क्षेत्रफल छोटा है तो उस स्थिति में जो वैल्यू होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा, इसका मान भी क्या होगा, छोटा होगा। इसका क्या करेंगे, समाकलन। अगर हम लोग समाकलन कर दें, समाकलन क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से इस छोटे से क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया है। हमें बताना क्या है, ये जो पूरा आपका गोलीय कोश है इसके कारण वैद्युत फ्लक्स बताना है। तो पूरे के लिए आप क्या करेंगे, इस छोटे से का जो आपका क्षेत्रफल, इसका जब आप विस्तार करेंगे तो आप क्या करिए, इस समीकरण का समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन करेंगे तो हो जाएगा समाकलन डी फाई इज इक्वल टू होगा आपका समाकलन ई इंटू डी एस। और आप इसका जब समाकलन करेंगे तो हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं समाकलन का, कि समाकलन dx इक्वल टू होता है x। तो यहाँ से हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो e का समाकलन होगा नहीं, ds का करेंगे तो ये हो जाएगा यस। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ये यस है क्या, तो ये यस है आपका, ये जो गोलीय कोश है इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अगली लाइन से लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से हम लोग पढ़ते हैं फाई इक्वल टू होता है आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो आप देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 दोनों में देखिए, दोनों तरफ एक तरफ क्या है, दोनों में फाई ई है, तो आप दूसरे मान को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और 3 से। तो यहाँ पे एक देखिए फाई ई दोनों के यहाँ बराबर है, तो आप इन दोनों पक्ष को बराबर कर सकते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं ई इंटू ई एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, क्योंकि आपका इधर वाला दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, तो आप इन दोनों पक्षों को बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो यस है, यस आप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो यस है ये क्या है, ये है गोले का आयतन, गोले का आयतन। और गोले के आयतन का सूत्र होता है एस इक्वल टू होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोले के आयतन का सूत्र। तो यस के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, बड़ा वाला गोला ले रहे हैं। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपान एप्सिलॉन। हमें बताना क्या है, वैद्युत क्षेत्र यानी E का मान। तो आप इसको क्या करिए, इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। या इसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। आप ये पूरा मान देखिए तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको आप लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये होगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किस स्थिति में, जब आपका बिंदु जो है गोले के बाहर स्थित है। अगर यही बिंदु क्या हो, गोले के अंदर स्थित हो, तो अगर यही बिंदु क्या होता, गोले के अंदर स्थित होता, तो गोले के अंदर जो होता है वो आवेश क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। यानी गोले के अंदर जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी आप जब इसमें Q का मान 0 रख देंगे तो ये कंडीशन है गोले के बाहर के लिए। लेकिन अगर गोले के अंदर पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उस स्थिति में E इज इक्वल टू होगा K इंटू क्यू अपान
आर स्क्वायर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहां से हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, 0, यानी गोले के अंदर जो आवेश है वो क्या है, 0 होता है। ये गाउस के परिमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गोले के अंदर अगर Q का मान 0 रख देंगे तो यहाँ से E का मान भी हो जाएगा K इंटू 0/r², और यहाँ से इसका भाग करेंगे तो ये 0, यानी E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर पूछा जाए गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र तो कितना होता है, 0 होता है। गोले के बाहर पूछा जाए तो आप Q/r² K इंटू Q/r² होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।